नमस्ते बच्चों। हम लोग संजय जी द्वारा लिखित कहानी टोपी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा कि लेखक ने एक चिड़ा और चिड़िया के माध्यम से राजतंत्र में व्याप्त निरंकुशता के बारे में बताया है। कभी कभी जब राजागण निरंकुश हो जाते हैं तो प्रजा को किस तरह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, एक चिड़ा और चिड़िया के माध्यम से इस कहानी में लेखक ने इस बात को दर्शाया है। तो हमने पढ़ा था कि चिड़ा और चिड़िया दोनों हमेशा साथ रहा करते थे, एक दूसरे के परम संगी थे। चिड़िया को लोगों के कपड़े बहुत पसंद थे, मनुष्यों के कपड़े उसे बहुत पसंद आते हैं और उसकी इच्छा होती है कि वो भी मनुष्यों की तरह सिर में टोपी पहने। जबकि चिड़ा या गौरा उसकी इस बात का समर्थन नहीं करता है। उसका मानना था कि कपड़े पहनने से तो मनुष्य की जो जाड़ा गर्मी सहने की शक्ति है वो भी कम होती रहती है। लेकिन चिड़िया अपने जो बात वो सोच लेती थी उस बात पर पक्की रहती थी। तो चिड़िया का संकल्प था कि उसे किसी तरह से टोपी बनानी है। तो एक दिन उसे रुई का एक फाहा मिल जाता है। रुई का फाहा मिलते ही वो खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब टोपी पहनने की उसकी मंजिल जो है पूरी होने वाली है। उस रुई को फाहे को लेकर वो धुनिया के पास जाती है। पहले मना करने के बाद जब धुनिया को चिड़िया आधी मजदूरी देती है, आधी रुई उसमें से देती है, तो उस रुई को धुन देता है। उसके बाद चिड़िया कोरी के पास जाती है। कोरी भी क्या करता है, पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में जब चिड़िया फिर से आधी मजदूरी उसे देती है तो उसका वो सूत वो काट देता है। अब देखिए आगे चिड़िया अब जाएगी बुनकर के पास और उसके बाद जब उसका फिर ऊन बुना जाएगा उसके बाद वो जाएगी दर्जी के पास। जब कपड़ा हो जाएगा तो उसके बाद दर्जी के पास जाती है वो। तो देखो अब चिड़िया किसके पास से आ गई थी, कोरी के पास से आ गई थी और कोरी ने क्या किया था, उसके लिए लच्छेदार सूत काट दिया था। तो इस तरह से कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो गई वो। इसके बाद अब चिड़ा और चिड़िया दोनों एक बुनकर के पास जाते हैं और उससे इसरार यानी उससे निवेदन करते हैं कि बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। क्या कहा कि इस जो ये सूत का कता हुआ है इससे कपड़ा बुन दो। तो बुनकर इन्हें अगबग होकर मतलब आश्चर्यचकित और गुस्से से देखने लगा और क्या कहा उसने, हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। तो उसने भी क्या कहा कि मुझे राजा जी के लिए ही एक अभी पोशाक तैयार करनी है। तो सारे के सारे लोग, जितने भी लोग चिड़ा चिड़िया को मिलते थे वो यही कहते थे कि वो राजा जी का काम कर रहे हैं और उनकी अपनी स्थिति बहुत ही खराब थी। तो इससे ये पता चलता है कि उस राजा के राज्य में लोग बहुत अधिक दुखी थे और राजा केवल अपने काम लोगों से करवाया करता था, उसे प्रजा के दुखों की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। देखो बुनकर आगे क्या कहता है, अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे कारिंदे यानी जो उनके सेवक हैं वो लेने के लिए हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, मतलब राजा तो हम पर अत्याचार करता ही है लेकिन उसके चाकर भी जो हैं, उसके जो नौकर हैं वो भी कोई कम नहीं है, वो भी हमसे सब चीज़ का मोल भाव करते हैं। तो इतना कहने के बाद बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया यानी मस्त हो गया, वो काम करने लगा, उसी काम को करने लगा। तो चिड़िया ने फिर से कहा, इसे बुन दे भैया। गौरैया ने साहस संजो कर कहा, हम सेंत मेत का काम नहीं करवाते, सेंत मेत का काम मतलब मुफ्त का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। फिर से चिड़िया वो मजदूरी तय करती है कि आधा तुम ले लेना इसको बुनने के बाद, कपड़ा आधा हमें दे देना। तो बुनकर को लगा कि सौदा बुरा नहीं है, ऐसी मजदूरी तो उसे कभी मिली नहीं थी। तो वो तैयार हो गया, सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। ताना बाना जिस पे सूत बुना जाता है, उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी और थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। गफश यानी जो एकदम टाइट सा हो, घना सा हो, ऐसा कपड़ा बुन दिया। बड़ा अच्छा सा कपड़ा उसने बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा चिड़िया को दे दिया। अब देखो गौरैया का काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। गौरैया ने 3/4 मंजिल पार कर ली है, उसका कपड़ा बुन चुका है, अब केवल टोपी सिली जानी है। तो अब किसके पास जाएगी वो, दर्जी के पास। तो कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। फिर कहती है, दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो दर्जी ने भी, जैसे अभी तक सारे लोग चिड़िया को डांट ही रहे थे, पहले दर्जी ने भी डांटा और कहा, खिसकती होगी नहीं यहाँ से। दर्जी रोष से बोला, रोष यानी गुस्सा, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हो। 7वीं रानी और उसका 10वां बेटा, और उसके लिए क्या कह रहा है वो देखो,
अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे यानी छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक से। तो दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कहता है कुछ देना न लेना भर माथे पसीना। कहने का मतलब है कि मिलता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन परिश्रम इतना होता है कि पसीना ही छूटता रहता है। तो इस तरह से सभी की बातों से ये पता लग रहा था कि सारे जितने भी लोग थे राजा के ही किसी न किसी काम में व्यस्त थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तो यहाँ पर फिर से चिड़िया वही बात कहती है हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। बेगार का मतलब क्या है? बिना मजदूरी के। कहती कि राजा जिस तरह से तुम्हें मजदूरी नहीं देता, हम ऐसा नहीं करते, हम तुम्हें मजदूरी देंगे, बिना मजदूरी के नहीं करवाएंगे। क्या बोली गौरैया? इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। तो क्या प्रस्ताव रखा चिड़िया ने कि एक टोपी तुम ले लेना, एक मैं ले लूंगी। तो इस तरह से मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता। आखिर मतलब कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मुंह मांगी मजदूरी मिल रही है उस पर तैयार न हो। तो उसने भी अब उसकी टोपी सिलनी शुरू कर दी। कच्च कच्च उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर्र सर्र उसकी सुई कपड़े के भीतर भीतर बाहर होने लगी। तो सुई से अब वो क्या होने लगा, पहले उसने कपड़ा काटा कैंची से कच्च कच्च और उसके बाद सुई से सिलने लगा। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। अब दर्जी खुश था क्योंकि उसे एक टोपी मिल रही थी, तो उसने बहुत मन लगाकर 2 टोपियां सिल दी। और क्या किया, वो इतना खुश था कि अपनी ओर से टोपी पर 5 फुंदने फुंदने यानी छोटे छोटे फूल भी बना दिए। तो अब इस तरह से फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही, तो होश में ही नहीं रही। उसे बहुत ही गर्व होने लगा अपने पर। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। अब वो बहुत खुश हो गई, प्रसन्नता में नाचने लगती है और कहती है गौरा से, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली। कहती देखो मेरी कितनी सुंदर टोपी है, 5 फुंदने हैं। तो गौरे को भी बहुत अच्छी लगी उसकी टोपी। उसने कहा वाकई तू तो रानी लग रही है। तो गौरैया ने बड़े गर्व से कहा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, मैं तो अब राजा की तरह लग रही हूँ। अब कौन ऐसा राजा है जो मेरा मुकाबला करेगा। तो टोपी पहनते ही उसका स्वाभिमान इतना बढ़ गया, उसके अंदर आत्मविश्वास इतना आ गया कि क्या होता है देखिए, गौरैया के मन में टोपी पहनते एक नए हुलस ने जोर मारा। हुलस यानी इच्छा, एक बड़ी तीव्र इच्छा उसके अंदर हुई कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए। मुल्क यानी देश। इस देश के, इस मुल्क के राजा का एक बार पता किया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं, सारे काम जिसके लिए होते हैं, एक बार मैं उसका पता लगाऊं। तो क्या करेगी, वो तो पक्षी है। उड़ते उड़ते हुआ राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। ऊपर ऊंचा जो हिस्सा बना था उस पर जाकर चिड़िया बैठ गई। देखिए ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चिड़िया यहाँ पर जाकर बैठ गई है और राजा यहाँ पर अपने भोग विलास में व्यस्त है। देखिए कितने सारे उसके सेवक हैं जो उसकी सेवा में व्यस्त हैं। कोई पैरों की मालिश कर रहा है, कोई पीठ में है, कोई उंगलियों को कर रहा है, कोई सिर मल रहा है। तो देखो वही बताया गया है। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर, चौबारा जो आंगन सा छोटा सा है वहाँ पर, टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल तेल है एक तरह का। तो राजा टहलुओं से, टहलू यानी टहल करने वाले, सेवा टहल करने वाले, तो सेवकों से मतलब है। राजा उस वक्त अपना अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। मतलब हर कोई राजा की सेवा में लगा हुआ था। 4 सेवक राजा की सेवा यहाँ पर कर रहे थे। तो गौरैया ने जब राजा को देखा तो जहाँ पर थी वो कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो राजा ने सुन लिया और मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। तो राजा ने देखा गौरैया के सिर पर फुंदनेदार टोपी है, बहुत सुंदर सी टोपी है, देख रहे ना, बहुत सुंदर सी टोपी है गौरैया की। उसकी अकल चकरा गई और वो लगातार क्या कहती है, क्योंकि राजा के समय सिर में टोपी थी नहीं, है ना, तो कहती मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो राजा इसको अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ता है। वो कहता है अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा ने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया। अब टोपी आ गई, राजा ने झट से पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, फदगुद्दी छोटी सी चिड़िया। तो राजा कहता है कि देख रही चिड़िया, आज मैंने अपनी टोपी पहन ली है। अब राजा, जब चिड़िया ने देखा कि राजा ने टोपी तो पहन ली लेकिन इसकी टोपी मेरी तरह सुंदर नहीं है, तो क्या कहती है, देखो मेरी टोपी में 5 फुंदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। ठीक है। तो इस तरह से राजा से राजा को चिढ़ाने का प्रयत्न चिड़िया तरह तरह से कर रही है। अब राजा को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि मैं
सबसे शक्तिशाली, मैं यहाँ का राजा। उसे बड़ी हेठी, बड़ी अकड़ सी लगती है कि मुझे एक छोटी सी चिड़िया इस तरह से चिढ़ा रही है। तो इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फद्दुद्दी की गर्दन मसल दो। राजा को उस छोटी सी चिड़िया पर गुस्सा निकालने लगता है और कहता है कि इस चिड़िया की गर्दन मसल लो, पखने नोच लो, पखने यानी पंख। सिपाहियों, देर न करो। तो राजा जब ये बात करता है तो मंत्री को राजा की बात अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है क्षमा करें महाराज। क्षमा यानी क्षमा, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में कहा गया है क्षमा। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना। कहने का मतलब इस छोटी सी चिड़िया को, आप इतने शक्तिशाली राजा, उसे आप मार रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, ये तो अपने आप चली जाएगी। तो तब राजा ने सिपाहियों से कहा, चलो ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन लो, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। उसकी टोपी ले आओ, मैं पैरों से ठोकर मारूंगा, तब जो ये इतना अभिमान कर रही है टोपी पर, इसका अभिमान खत्म होगा। ठीक है। तो क्या किया देखो सिपाहियों ने, एक सिपाही ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी और दूसरे सिपाही ने झट से वो टोपी लपक ली और राजा के सामने दे दी। तो राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था। राजा ने क्या सोचा था, टोपी को मैं मसलूंगा, लेकिन उस टोपी की खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आई। कारीगरी के इस नायाब नायाब यानी अनोखे अद्भुत नमूने को देखकर वह जड़ हो गया, स्थिर हो गया। उसे आश्चर्य हुआ, ऐसी टोपी कहाँ से आई। क्या कहता है वो, मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। राजा को बहुत अहंकार था स्वयं के राजा होने पर। वो सोचता था कि राज्य की सब अच्छी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। वो उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं था कि वो प्रजा की भलाई के लिए है। वो केवल उपभोग करना चाहता था, भोग विलास करना चाहता था। तो वो कहता है इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। राजा ने उसे उलट पलट कर देखने लगा, मतलब ध्यान से देखने लगा। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। नगीना यानी सुंदर, अद्भुत टोपी। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। तो अब राजा ने कहा कि उस कारीगर को खोजो जिसने ये टोपी बनाई है। तो राजा चाहे और पता ना चले, तो राजा है भाई, सारे लोग उसकी सेवा में लगे। राजा ने लोगों को लगा दिया कि पता करो किसने ये टोपी बनाई। तो दर्जी का पता लग गया, दर्जी ने अंत में बनाई थी ना, सिली तो उसी ने थी। तो गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता, मतलब क्षमा करें अन्नदाता। तो राजा कहता है, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद, मानिंद यानी तरह, तो बादलों की तरह गरजते हुए राजा ने क्या कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने चिड़िया के लिए बनाई और हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। तो कहता है, दुहाई अन्नदाता, क्षमा करें अन्नदाता। कहता है, राजा कहता है, दुहाई नहीं, वजह बताओ। तो दर्जी ने क्या कह दिया, कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। उम्दा यानी अच्छा था, एकदम गफश था, घना हुआ था, अच्छे से बुना हुआ था। दबीच यानी अच्छे से बुना हुआ था। तो राजा आप कहता है, ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, इतना बेहतरीन कपड़ा बुना किसने। नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। तो अब कौन आएगा, बुनकर, जिसने कपड़ा बुना था। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। उसने कहा, माफ़ी बख्शें सरकार। तो उसने कहा, माफ़ी नहीं, वजह बताओ, ऐसा कपड़ा तुमने कैसे बिन दिया। तो क्या बताता है बुनकर कि सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। उसने क्या बता दिया, क्यों बुना गया इतना अच्छा कपड़ा, क्योंकि सूत बहुत अच्छा था, उम्दा था। तो कहता है, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। ठीक है, अब क्या बता दिया उसने कि सूत बहुत उम्दा था। तो राजा को फिर गुस्सा आता है कि इतना महीन सूत आखिर काता किसने। शेर की मानिंद राजा ने फिर से दहाड़ मारी कि मेरे राज्य में इतना बेहतरीन सूत किसने काता, अब उसे बुला कर लाओ। ठीक है, तो किसने काता था, कोरी ने। अब गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, वो डर जाते, उन्हें था कि राजा तो दंड दे देगा कि मेरे लिए काम नहीं किया और किसी और के लिए किया। तो कहता है, मैं जान नहीं बख्शूंगा, तुम वजह बताओ, ऐसा बेहतरीन सूत तुमने कैसे काता। तो उसने कह दिया, रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। तो रुई अच्छी धुनी थी, कह दिया। अब कौन आएगा, धुनकर आएगा, क्योंकि रुई उसने धुनी थी। तो फिर उसको बुलाया गया। राजा ने कहा, इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। तो हाँफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। उसने क्या कहा, क्षमा, क्षमा यानी क्षमा, अन्नदाता क्षमा करो। कहता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम तुमने क्यों नहीं किया। ठीक है, उन चारों से राजा बहुत नाराज़ है। वो कहता है, इस गौरैया का तो तुमने इतना बढ़िया काम किया है कि मैंने जैसे ही टोपी देखी थी मैं उसे देखा रह गया। दुनिया कहता है, आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने ज़मीन पर लेट कर किया, कहा आगे भी आपके लिए करेंगे। तो राजा फिर कहता है, तो हमारे लिए अब तक जो काम हुआ, इतनी उसमें इतनी नफासत, इतनी सुंदरता, इतनी स्वच्छता क्यों नहीं थी।
तो दुनिया ने क्या कहा, अभयदान दें। अभयदान दें मतलब यदि आप प्राणदंड न दें, आप मेरी रक्षा का वचन दें तो मैं सरकार आपको बताऊं। तो राजा ने कहा चलो तुम्हें अभयदान दिया, अब बताओ। तो देखो क्या कारण बताया उसने राजा को, महाराज इस गौरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। तो बार बार वो हाथ जोड़ते हुए क्या बता देता है राजा को कि इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी इसने हमें इतनी अच्छी मजदूरी दी कि हमारा मन प्रसन्न था, हमारे मन की प्रसन्नता ही हमारे काम में सब दिखाई दी। जिसके पास सब कुछ है सरकार, वो कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मतलब राजा को उसकी असलियत बता दी कि इतना बड़ा राजा होते हुए भी वो अपना तो ऐशो आराम करता है लेकिन प्रजा के सुख दुख का कोई भी उसे ध्यान नहीं है। ये बात किसने बता दी, दुनिया ने उसे बता दी। तो अब चिड़िया फिर से बोलने लगती है, देख ले राजा देख ले, आँख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं मैंने, बेगार की नहीं है। चिड़िया कहती कि मुफ्त की नहीं है ये। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल। क्या बोल देती है, जब चिड़िया सुनती है कि राजा किसी भी मजदूर को अच्छा पारिश्रमिक नहीं देता तो चिड़िया क्या कहती है कि ये राजा तो कंगाल है, इसका तो धन घट गया है और इसको एक टोपी भी नहीं मिलती, इसने तो मेरी टोपी छीन ली और चिढ़ा दिया। राजा तो वाकई अकबका गया था, एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरत थी। एक तो सारे लोगों ने किसकी मदद की, चिड़िया की मदद की, राजा के लिए इतना सुंदर बनाया नहीं, और ऊपर से चिड़िया की टोपी की सुंदरता के सामने राजा की टोपी कम सुंदर थी। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, चिड़िया ने क्या कह दी थी कि ये राजा तो कंगाल है, इसका धन घट गया है। चिड़िया ने तो इसी तरह से बोल दिया था। तो राजा को लगा ये मेरे खजाने की पोल कैसे खुल गई, इस पाखी को, पाखी यानी पक्षी, चिड़िया को कैसे पता लगा कि मेरा धन घट गया है। तमाम बेगार करवाने, बेगार यानी लोगों से काम करवाता था लेकिन मजदूरी नहीं ले देता था वो, इस तरह से मतलब अपना धन तो वो बचाए रखता था और लोगों से बहुत सख्ती से लगान वसूलता था। ज़मीन पर जो कर लेते हैं ना उसे लगान कहते हैं। तो वो प्रजा का तो पूरा शोषण करता था लेकिन फिर भी राजा का खजाना खाली रहता था। ऐसा कैसे कैसे होता था ये बात भी बताई गई है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे, कहाँ होता था धन व्यय, राजा के ऐशो आराम में। उसके जो चाटुकार लोग थे, उसके जो सेवक थे, उन सब के ऐशो आराम में ही धन खर्च होता था। उसके अलावा बहुत बड़ी सेवा थी, लश्कर यानी सेना, पलटन। लवाजी में यात्रा आदि में जब जाते हैं तो जो सामान ले जाते हैं तो राजा केवल अपने पर ही व्यय कर रहा था, लश्कर लवाजी में और ऐशो आराम में ही सारा उसका धन क्या हो रहा था, राजा का खर्च हो रहा था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सारे लोग देखने लगते हैं कि पक्षी को तो सारी बात पता चल गई। अब राजा एक तमाशा बनकर रह गया था, तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। तो मंत्री ने हौले से कहा, अब मंत्री को लगता है कि सारी राज्य की पोल आज ये चिड़िया खोल कर रहेगी। तो वो कहता है राजा से, यह मुहपट तो राजा महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी, मतलब राजा की आज सारी पोल खुल जाएगी, जो बड़े बड़े लोग नहीं कह पाए। इस पक्षी ने बता दिया कि किस तरह से राजा अपनी प्रजा का शोषण करता है और उसके बावजूद भी इतना ऐशो आराम में व्यस्त है कि सारा उसका धन खाली होता जा रहा है, कोई भी प्रजा के लिए अच्छे कार्य वो नहीं कर रहा है। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। राजा को लगा कि मेरी पोल तो और खुलती जाएगी, तो फिर जब प्रजा को पोल पता चल जाएगी, प्रजा कमजोरी जान जाएगी, तो राजा की गद्दी पर संकट आ जाएगा। वो कहता है इसकी टोपी वापस कर दो। तो सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। तो गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली, देखिए फिर से टोपी पहन चुकी है वो, ठीक, और उड़ उड़ कर फिर कहने लगी, वो तो पक्षी है, स्वतंत्र है, उसे राजा को कोई डर है नहीं। वो कहती यह राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, निरा यानी बिल्कुल बिल्कुल डरपोक, मुझसे डर गया, इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुँह फटके मुँह लगे, क्यों मंत्री जी। अब राजा को लगा कि इससे ज़्यादा बात करना सही नहीं है क्योंकि ये मेरी पोल खोलती ही जाएगी। तो क्या कहता है, कौन इस मुँह फटके मुँह लगे कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। मतलब राजा को किस पर संकट लगा, अपनी टोपी पर, अपनी सत्ता पर। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से चिड़िया ने उसकी पोल खोल दी थी, राजा को लगा कि ये तो मेरी सत्ता पर ही संकट उपस्थित हो गया, प्रजा को पोल पता चल जाएगी तो कहीं पर भी, कहीं से भी मुझ पर आक्रमण हो सकता है, मेरी सत्ता जा सकती है। तो उसने कसकर क्या कर लिया, अपनी टोपी को पकड़ लिया, यानी अपनी गद्दी को वो संभालने की कोशिश में लग गया। तो इस तरह से
इस कहानी के माध्यम से बच्चों लेखक ने बताया कि राजशाही कभी कभी कितनी निरंकुश हो जाती है कि प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान देने के बदले राजा केवल अपने ऐशो आराम का ध्यान देते हैं, जबकि राजा का कर्तव्य क्या है? प्रजा की भलाई करना। अपने ऐशो आराम का ध्यान देने से पहले जिस प्रजा के कारण वो राजा है उसका ध्यान देना। तो इसी ओर इंगित करते हुए ये कहानी लेखक ने लिखी है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।